नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस रहेगा 3 आर्टिकल्स पे। 3 आर्टिकल्स में एक आर्टिकल है ये द रूम टू ग्रो इकोनॉमिक सर्वे में अभी जो कोविड के बाद में जो रिकवरी होगी इकोनॉमी की उससे संबंधित क्या पॉइंट्स बताए गए हैं वो, और साथ में राइटर अपने कुछ कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं। वैसे तो ये आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पर एक बार इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से है तो एक बार ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल रहेगा हमारा डूइंग बिजनेस इन अ न्यू वर्ल्ड, कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करो तो आज कितनी इक्वेशंस हैं। फाइनेंस की बात करो, ट्रेड की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, सिक्योरिटी की बात करो, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो इन सभी को साथ में लेने के लिए हमारे पास में क्या इक्वेशन क्रिएट हो रही है, क्यों हमें इन सभी को इंटीग्रेट करते हुए इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट करना चाहिए, जानेंगे। और फिर ये आर्टिकल रहेगा द राइट टू पीस। इसमें हम जानेंगे कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 जनवरी को एक बातचीत हुई या फिर एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, ठीक है, P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बातचीत की गई है। बेशक ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट या बाइंडिंग स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ जी कह दिया तो होगा ही, पर कम से कम एक सोच तो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को समझेंगे। तो 3 है आर्टिकल्स, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डूइंग बिजनेस इन अ न्यू वर्ल्ड। देखो इस आर्टिकल में सी राजा मोहन जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इंडिया अब फिर से अच्छी खासी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल सेलियंस की बात देखें सेलियंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो इंडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक तो जीडीपी का साइज इंडिया बहुत बढ़ चुका है। जब से हमने एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की 1991 में, तब से लेकर अभी तक हमारी इकोनॉमी का साइज $270 बिलियन से बढ़कर के $3.1 ट्रिलियन का हो चुका है, जो कि हो सकता है जहां तक 2030 तक $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। फिर इसके बाद बताया जा रहा है इंडिया आज वर्ल्ड की 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि 2030 एंड तक जिस तरीके से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। तो ऐसे में इंडिया का टोटल ट्रेड भी बहुत हद तक बढ़ा है, जो 1991-92 में ओनली $38 बिलियन का हम ट्रेड किया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन था, जो कि बढ़कर के $1.3 ट्रिलियन तक अभी तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में जितना हमारा ट्रेड होता है उसका उस मतलब वर्ल्ड ट्रेड जितना हम करते हैं, ठीक है, वो हमारी जीडीपी का लगभग 40% है। तो ओवरऑल ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा है। कंपैरिजन कर रहे हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में अभी तक आपने क्या गेन किया। ये दोनों पैराग्राफ पूरे इंपॉर्टेंट है, चाहे एक एक पॉइंट को आप ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि करंट सिनेरियो में हम कंपेयर कर रहे हैं जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, क्योंकि वो एक अपने आप में वाटरशेड इवेंट था कि जब हमने प्रोटेक्शनिज्म सोशलिस्टिक पैटर्न से स्विच करके हमने कैपिटलिस्टिक पैटर्न की तरफ स्विच किया। मिक्स्ड इकोनॉमी बेशक हमारी रही, पर हम स्विच कर गए सोशलिस्टिक से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। जीडीपी की जर्नी की बात करें तो 3 से 8 ट्रिलियन की जो जर्नी रहेगी वो देखो इतनी लीनियर तो है नहीं कि हमने बोल दिया यार $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2030 तक बन जाएंगे। बहुत मुश्किल भी है, चैलेंजेस भी हैं। तो हमें हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कैसे हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में हमारे डीपर इंटीग्रेशन को इंश्योर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज के साथ में हम जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली कैसे एंगेज करें जिससे कि हमारे इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे और हम इकोनॉमिकली गेन भी कर पाए। फॉर एग्जाम्पल चाइना, आज के टाइम पे अगर चाइना से हमारा रिलेशन देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट को देखें, जियोपॉलिटिकली देखें तो दोनों राइवल हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए जियो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया के साथ में। बायलैटरल ट्रेड देखो $120 बिलियन का अभी तक देखा गया है 2021 के साल में, जो हमने पहले डिटेल डिस्कस की थी इकोनॉमी पेज पे। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकाल के आ रहा है, हमें नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्ल्ड के साथ में जो ट्रेड हो रहा है ना उसको समझने की हमें ज़रूरत है। देखो इंडिया की अगर हम इकोनॉमिक ऑर्बिट की बात करें जिसमें हम लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमें खुद को रिकैलिब्रेट भी करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब रीसेट भी करनी पड़ती है परिस्थितियों के हिसाब से खुद के। जो हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट किया, अब 1991 में जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो वैसी की वैसी तो चल नहीं रही है। टाइम टाइम में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना पड़ा है पिछले 3 दशकों की अगर बात करें तो,
ठीक है। तो ऐसे में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया ने अच्छी खासी ग्रोथ इंश्योर की है विदाउट एनी डाउट। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है वो 1990 के दशक में इतना ज्यादा हाइट हो गया था, यूं लग रहा था कि 3 दशक अभी अभी 3 दशक पहले का सिनेरियो है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा आइडिया था कि कोई भी इस ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स ही नहीं कर पाएगा, कि पूरी दुनिया की जो अलग अलग बड़ी छोटी इकोनॉमीज है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी, एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर तैयार हो जाएगा। पर आज की परिस्थितियां देखो, तीन दशक बीतने के बाद में कितना चेंज हो चुका है अभी तक। ठीक है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की जो एक मेथड पे काम किया जा रहा है, चाहे वो यूएसए जैसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि ग्लोबलाइजेशन या अपनी खुद की कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए एलपीजी को प्रमोट करवाता था, ठीक है, वो कंट्री भी कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिका फर्स्ट की बात की, पर जो बाइडेन भी अमेरिका फर्स्ट से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिनेरियो हमारे सामने निकल के आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर वो ये कि जब ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही थी और कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हुआ ही था, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो उसके बाद में जो एक जियोपॉलिटिक्स जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी, कहीं पर भी कोई भी काम अगर होता था तो। अब हम स्विच कर गए हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, और ये शुरुआत होती है 1990 के दशक के टाइम पे, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। रशिया ने भी ये सोचा था कि भाई हम भी कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ में रिलेशन अच्छे करेंगे, कैपिटलिस्टिक पैटर्न पे काम करेंगे तो इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। इसके बारे में आपको बैकग्राउंड अगर अभी तक नहीं है तो आप जो 12th क्लास की जियोपॉलिटिक्स वाली वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है कोल्ड वॉर और दूसरा चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये दोनों चैप्टर्स आप रिवाइज कर लो, समझ में आ जाएगा बेसिक क्या है। खैर, उस टाइम पर एक अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिनका नाम एडवर्ड लुटवेक, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ग्लोबल डिस्कोर्स इस तरीके से अब बढ़ गया है कि जिसमें मतलब ग्लोबल डिस्कोर्स मतलब लोगों की सोचने का जो तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि अब वो जियो इकोनॉमिक के बारे में ज़्यादा सोचेंगे एज कंपेयर टू जियो पॉलिटिक्स। अब देखो, अभी इसी हफ्ते की बात है, इसी स्टेटमेंट को लेकर के फिर से बातचीत हुई और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं के सुब्रमण्यन, उन्होंने भी अपनी इस बारे में अपनी कंटिन्यूटी या इस बात पर अपनी कंसेंसस दी थी कि वाकई में ग्लोबल अफेयर में इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। वो ज़माना गया जब मिलिट्री की कंपटीशन की बात होती थी, आज वो ज़माना गया जब मिलिट्री के कंपटीशन की बात होती थी, क्योंकि वो ज़माना था कोल्ड वॉर का, हथियारों की बात होती थी। बोला आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई, आज का मतलब हो गया 1990 के दशक से लेकर अभी तक, कि हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स की बजाय बोले इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इकोनॉमी पे ध्यान देना एक कारण है, वो है कि 1990 के दशक से लेकर अभी तक लगभग 30 साल का टाइम हो गया, क्योंकि 30 साल पहले का टाइम जो था वहाँ पर आप देखो चाइना की और इंडियन इकोनॉमी मोर और लेस इक्वल सी थी, ठीक है, बट आज चाइना की इकोनॉमी कितनी रैपिडली राइज हुई है ये हमें भी पता है। बीजिंग आज अगर कहीं पर भी अपनी सत्ता को थोपने की कोशिश करता है या कहीं अपनी पकड़ बनाता है ना पॉलिटिकली, ठीक है, तो उसके पीछे उसकी खुद की जो एक इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो चाइना की इमरजेंस है ना एक लीडर की तरह, वो इकोनॉमी के बेसिस पे हुई है। तो इस केस में यहाँ रेलेवेंस ज़्यादा बन जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक या जियो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। लुटवेक जो थे उन्होंने कम से कम जब बात कही थी, जबकि हाँ भाई इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तब उस टाइम पर उनका ये स्टेटमेंट ये तो नहीं था कम से कम कि जो पॉलिटिक्स है उसको रिप्लेस कर देगी इकोनॉमिक्स, बट हो क्या गया, पॉलिटिक्स पे हावी पड़ गई है इकोनॉमिक्स। आज ट्रेड कौन से कंट्रीज के बीच में ज़्यादा है वो देखने वाली बात होती है। आज यूएस और चाइना के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्फ्रंटेशन थोड़े ना है, लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, लड़ाई है तो आज ट्रेड वॉर है दोनों के बीच में, तभी तो टेंशन हो रही है यूएस और चाइना के बीच में। आज इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 1962 में वॉर किया था भाई अच्छे से, इंडिया को हार भी मिली थी, पर आज चाइना क्यों नहीं अटैक करना चाहता? क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिसमें हम ट्रेड करते हैं चाइना के साथ में, जिसमें चाइना ट्रेड सरप्लस है। दैट मीन्स हमारे ऊपर कर्जा है चाइना का, हम उधार में लेकर के बैठे हैं चाइना से बहुत सारा माल। तो इस केस में चाइना भी अपना एक कस्टमर नहीं खोना चाहता।
क्योंकि जब से चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में एग्रेशन दिखाया है ना, तब से चाइना को वैसे लॉसेस का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो इस केस में चाइना भी इस चीज को, अब इकोनॉमी रोल प्ले कर रही है कि नहीं पॉलिटिक्स पे, बस वो चीज है। तो बोले लुटवेक ने ये चीज नहीं सोची थी कि पॉलिटिक्स को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर देगी या बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी इकोनॉमिक्स पर। वो रियलिटी अब इमर्ज होती हुई आ रही है। देखो लुटवेक ने बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ से, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो ये भी अपनी तरफ से वार्निंग दे दी थी कि अगर ज्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट्स को एलिमिनेट कर देगी। अब नेशन स्टेट क्या है, देखो जी, राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र राज्य, इसका मतलब ये हो गया कि जब रेनेसा का जो पीरियड था, पुनर्जागरण का जो वक्त था, उस टाइम पर लोगों के बीच में एक नई जागरूकता आई थी। उसके पहले देखो किंगडम्स हुआ करते थे, या किंगडम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते थे कि जो रिलीजन है उसकी बहुत पकड़ हुआ करती थी। चाहे इंडिया की बात भी करो, हमारे यहाँ पर भी मेडिवल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और यूरोप की बात भी कर लो, तो चर्च की पकड़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस चर्च की पकड़ को कम करने के लिए लोगों के बीच में साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स आने लग गए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, मिडिल क्लास राइज होने लग गई, या फिर जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने साइंटिफिक कॉजेज़ को ज़्यादा प्रमोशन मिला। तो ऐसे में रिलीजियस आइडियोलॉजी थी वो तो हो गई ख़त्म। और फिर उसके बाद में बोला कि हम कैसे इंटीग्रेटेड रह करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तब एक कॉमन आइडियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिनमें क्या चीज़ें थी, लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, फूड। बोला इन चीज़ों को देखते हुए जो लोग भी इन चीज़ों में कॉमन है उनको एक साथ करो और एक राष्ट्र बना दो। तभी तो मैं बोलता हूँ एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ के लोगों की कल्चर, लैंग्वेज और वहाँ के लोग एक साथ मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं। और उसी राष्ट्र के जो लोग हैं जिनको हम राष्ट्र बोल रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि हाँ भाई, हम आपको हमारी जिम्मेदारी देते हैं और आपको हम पूरे तहे दिल से लीडर बनाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन आप करोगे, दैट इज स्टेट। तो इस केस में ये जो आइडिया था वो रेनेसा के टाइम पे इमर्ज होकर के आया था। और यही जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं मतलब नेशन स्टेट का आइडिया आ गया। तो बोलो ये नेशन स्टेट की वजह से अलग अलग लोगों की ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से अलग अलग कंट्रीज बन गए, अलग अलग स्टेट्स बन गए। तो ऐसे में जो बाउंड्रीज थी वो क्रिएट हो गई, कुछ बाउंड्रीज जो पुरानी थी वो टूटी और कुछ बाउंड्रीज नई बन गई। तो इस केस में जो लुटवेक का कहना था वो ये कि अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चलती रही तो इस तरीके से जो नेशन स्टेट्स के बीच की जो बॉर्डर है वो खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन ही हो गया ये एक तरीके से, कि आप जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो वो एक पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का काम करेगा। कारण क्योंकि भाई दो देशों के बीच की अगर बॉर्डर ही खत्म हो गई तो लड़ाई कहाँ, कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये चीज कही गई थी 1990s के टाइम पे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो नेशन स्टेट्स के बीच की जो बॉर्डर है उसको खत्म कर देगा और एक दूसरे के बीच में शांति स्थापित करेगा, एक दूसरे की खुशहाली में कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि ये वो वक्त था जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, बर्लिन वॉल गिरा दी गई थी, वेस्ट और ईस्ट बर्लिन को मर्ज करके बर्लिन बना दिया, यूएसएसआर खत्म हो गया था, ठीक है ना। और लुटवेक ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट भी दिया कि लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचता, मतलब लड़ाई का कोई स्कोप नहीं दिखता। और अगर वो कोल्ड वॉर के टाइम पे कहीं लड़ाई हुई भी थी तो वो लोग केवल ग्रामर ऑफ कॉमर्स का पार्ट बन जाएगा। दैट मीन्स कि जो ट्रेड होता है ना उसमें केवल और केवल एक वर्ड बन के रह जाएगा। पर साथ में लुटवेक ने यह भी कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर ध्यान में रखा जाए और फिर इकोनॉमिक डोमेन को एक्सपेंड किया जाए तो ऐसे में इकोनॉमिक डोमेन के चलते फिर जियोपॉलिटिकल डोमेन में भी अपनी पावर क्रिएट करना शुरू कर देगा कोई भी कंट्री। और वही चीज़ यहाँ पर चाइना का एक बेस्ट एग्जांपल है कि खुद की जो पावर है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन किया इकोनॉमिकली और आज वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा असर्टिव हो चुका है। तो यही चीज़ अब यहाँ पर क्या शो कर रही है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स को जियो इकोनॉमिक्स ने टेक ओवर किया और जियो इकोनॉमिक्स के चलते जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, उसने जियो पॉलिटिक्स पे अपनी पकड़ बनाई। एग्जैक्टली वही ट्रेंड अभी दोनों में पैरेलली आप निकाल के देखो कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे और ज़्यादा फोकस अभी आ चुका है पूरे वर्ल्ड का। इसके आगे फिर लुटवेक ने अपनी तरफ से बताया कि जीरो सम सिचुएशन जो थी वो देखो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे हुआ करती थी। जीरो सम का मतलब ये हो गया कि भाई तेरा नुकसान होने से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। कुल मिला के ये कोल्ड वॉर एरा था, उस टाइम पर यूएसए यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से लड़ा करते थे।
ठीक है ना। अब ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में आप जियोपॉलिटिक्स को तो अलग कर नहीं सकते कि हाँ जी किसके पास में कितनी ज्योग्राफी और किस पे उसकी सत्ता चल रही है, पर आज की परिस्थिति में देखें तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के चलते ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर भी इफेक्ट आ रहा है उसका, और मिलिट्री एस्केलेशन पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। देखो जी, लड़ाई अगर होनी होती इंडिया चाइना के बीच में तो कब की हो चुकी होती। यूक्रेन, अगर आज की परिस्थिति में देखें तो यूक्रेन वाले मुद्दे को लेकर के केवल और केवल गीदड़ बपकियां क्यों दी जा रही है। 1 लाख जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो रशिया ने डिप्लॉय कर दिए, इधर से नेटो ने अपनी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दी। लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं, सीधा एक दूसरे को सबक नहीं सिखा सकते। क्योंकि यूरोप अगर इंटरवेंशन करता है तो रशिया अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई को बिल्कुल चौक कर देगा। तो वैसे ही यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जो हमने पहले भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। तो इकोनॉमिक्स का आप देखो कितना, मतलब रिसोर्स पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, कितना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी हम देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे में अभी आप देख सकते हो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो रिलीज की है उसमें सिक्योरिटी से ज़्यादा फोकस किया है इकोनॉमिक्स पे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका स्टेटमेंट क्या था कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जो कि एक रेंटियर का मतलब होता है अपने माँ बाप या अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी को किराए पे देकर के जो खाता पीता है, उस तरीके का कंट्री अब डेवलपमेंटल स्टेट की तरफ जाना चाहता है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि वाकई में आज मिलिट्री या फिर जो क्रिप्टोक्रेसी का जो आइडिया था उससे अब कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक सेगमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। क्रिप्टोक्रेसी का मतलब कि ऐसी गवर्नमेंटल सिस्टम जहां पर करप्ट इंडिविजुअल्स काम करते हैं और लोगों का कमाया हुआ पैसा अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बोला इस जगह पे अब इकोनॉमिकल, मतलब वही कंपटीशन वाली भावना कि भाई कैसे भी करके कंपीट करके इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, ठीक है जी। फिर आ जाओ कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के खिलाफ में वार्निंग क्या दी। अब ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के फायदे तो बता दिए, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं। पर लुटवेक ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या फिर ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए अगर देखें तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि अभी आप देखो कि वार्निंग भी दी थी इन्होंने साथ में। वार्निंग कैसे दी थी? क्योंकि ये वो वक्त था जब यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन आ रहा था, ठीक है। यूएस ने, आज चाइना अगर कहीं पे कुछ खड़ा है ना तो उसके पीछे यूएसए का कॉपरेशन ही था, और वो इसलिए था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर का सपोर्ट कहीं चाइना ना करने लग जाए, इसलिए चाइना को रोकना ज़रूरी था, ठीक है। और चाइना को रोकने के लिए फिर यूएसए ने क्या किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट देना, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करना। और चाइना में भी डेंग जियाओपिंग की सरकार चल रही थी तो उस केस में वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे खासे रिफॉर्म्स लिए थे। तो ऐसे में यूएस और चाइना के बीच में जो रीसेंट रिलेशंस थे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी, पिछले 40 सालों की अगर बात करें तो इसको लेकर के एक जियो पॉलिटिक्स में एक नई आइडियोलॉजी निकल के आ गई, वो थी चिमेरिया। दैट मीन्स चाइना का ची ले लिया और अमेरिका का चिमेरिका, ठीक है। तो बोले ये मिलकर के बहुत ही गजब काम करेंगे, और ये अपने आप में एक ऐसा काम था कि जहां पर बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी के जो सिस्टम है उनका इंटीग्रेट करना, एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि अमेरिका की, एक तरफ कम्युनिस्ट सोसाइटी जो कि चाइना की। तो दोनों साथ में मिलकर के पार्टनरशिप पे काम कर रहे थे, लिंकेजेस थे, बिजनेस एलीट, सिविल सोसाइटी, इनके बीच में लेन देन, जियो इकोनॉमिक्स के पावर हब के तौर पे दोनों इमर्ज होकर के आए। अब आज आप देखो कि दोनों कंट्रीज लगातार बढ़ गए इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन में। आज देखा जाए तो इन दोनों की पकड़ भी अच्छी खासी है, पर दोनों आज एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिशें कर रहे हैं कि नहीं। जस्ट वही चीज कि बोले एक हद तक अगर आप जियो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड भी करते हो तो भी मुश्किलें आती हैं। पहला तो पॉइंट हो गया कि जियो इकोनॉमिक्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं, और दूसरा जियो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के चलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होते हैं, जो कि री इमर्ज होकर के अभी दोनों कंट्रीज को आमने सामने खड़ा कर दिया कि नहीं। इसी के चलते तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, अमेरिका फर्स्ट, भाई हम अमेरिका की इकोनॉमिक्स को हम वो प्रॉस्पर बनाएंगे। और जो बाइडन ने भी उसी को कंटिन्यू किया है, परसिस्टेंस दिखाई है कि भाई हम तो इसी पे काम करेंगे, नहीं तो चाइना हमें जिस तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होकर के हमें ही काउंटर कर रहा है तो वो वाली चीज़ ठीक बात नहीं होगी। चाइना को काउंटर करने के चलते अमेरिका अपनी खुद की इकोनॉमी को रीबूट करना चाह रहा है, स्ट्रेंथन करना चाह रहा है डोमेस्टिक रिसर्च को, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को, जिससे कि वो compete कर सके चाइना के साथ में।
तो ऐसे में बाइडन ने जो भी अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के द्वारा जो प्रेशर डाला गया ना कि भाई चाइना के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस मत बिगाड़ो, उनको भी रजिस्ट किया। जी बिल्कुल नहीं, हमें हमारे देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा। तो यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, नेशनल इंटरेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते पैसे के चक्कर में, और ये ही हमारी सरकार ने किया। ये जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो प्रोविजन अभी चल रहा है, जिसमें कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी के इंडिविजुअल्स है, जिनके आर्टिकल्स हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो 1990 के दशक से पहले का जो हमारा सिस्टम था प्रोटेक्शनिज्म का, उसी को कंटिन्यू करना चाह रहा है। अरे भाई ये भी तो देखो ना कि कितने एंगल्स हैं, कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। फाइनेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, कितने तो मुद्दे हैं जिन पे हमें सोचना पड़ता है। ऐसे ही सेकंडों में कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होती, ऐसे ही आईएएस ऑफिसर सोच के नहीं बनाते अपनी पॉलिसीज़, इनको बहुत सारे एंगल्स के बारे में सोचना होता है, राइट। तो वही चीज़ आ जाती है। और सुप्रीम क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्र हित में क्या है, हमें वो चीज़ करनी ज़रूरी होती है। और चाइना भी अभी क्या कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कर रहा है। चाइना किस पे काम कर रहा है, ड्यूअल सर्कुलेशन पे। पहला तो इसमें फोकस क्या किया जा रहा है चाइना के द्वारा कि अपनी खुद की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना, और दूसरा क्या काम किया जा रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनेशनल ट्रेड पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो, उसको रिड्यूस करना। तो चाइना खुद कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म के काम पे काम कर रहा है। यूएसए अमेरिका फर्स्ट के आइडिया पे काम कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रहा है। तो इंडिया क्यों ना करे भाई, है कि नहीं। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है कि आज चाइना और इंडिया दोनों की अगर बात करें तो दोनों के बीच में जिस तरीके के रिलेशंस हैं उसको लेकर के इंडिया बड़ा कंसर्न है। कारण क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कितनी सस्ती करवा देता है चाइना, है ना। फिर बाद में आपको पता है कि फ्लड करवा देता है मार्केट्स को सस्ते में, मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना कि हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगानी पड़ती है कि कहीं चाइना के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आकर के और मार्केट को फ्लड ना करते। तभी तो हमने 2019 में आरसीईपी से विड्रॉ कर लिया था। कारण क्योंकि चाइना की मेन पकड़ थी इस ग्रुप में। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ इंडिया का कि भाई इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, 2012 से 2019 तक नेगोशिएशन चले और लगातार इंडिया डायलॉग्स में एंगेज था, उसके बावजूद इंडिया ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि वहाँ पर क्या था, चाइना सेंट्रिक रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा था वो, जो कि इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कारण क्योंकि जब तक हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक हम कैसे एंगेज कर सकते हैं ओपनली। फिर उसके बाद में सवाल ये है कि क्या इंडिया कुछ कर रहा है। देखो हमारे पास में यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया हुआ एक और आर्ग्यूमेंट है कि रिसेंटली एक बुक रिलीज़ की गई विलियम ब्रेटन के द्वारा, जिसका नाम है चाइनाज राइज एंड एशियाज डिक्लाइन। उसमें ये बताया गया कि चाइना का जो अभी ग्रोथ है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है एशिया को, और दूसरी तरफ अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर चाइना पे एशियन कंट्रीज अगर कर लेते हैं, मतलब ये कि चाइना के साथ में एंगेज करके एशियन कंट्रीज हो सकता है कि कुछ समय के लिए खुश हो जाएं, पर एक बार चाइना पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना तो फिर वो हर चीज़ में चाइना पर ही डिपेंड हो जाएंगे। फिर चाइना मन में आए ना वैसे कठपुतलियों की तरह नचाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में चाइना अगर ज़्यादा राइज करता है तो एशियन कंट्रीज़ के लिए वो नुकसान है, एशिया डिक्लाइन कर जाएगा। ये बात इस बुक में कही विलियम ब्रेटन ने। अब देखो बात ऐसी है कि आरसीईपी को तो हमने अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने ग्लोबल इकोनॉमी से हमने खुद को साइड में ही कर लिया, हम एकदम प्रोटेक्शनिस्ट हो गए। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई, इजराइल, इनके साथ में। आज अगर देखें तो क्यों ना हम हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में बैठे जो हमारी परिस्थितियों को समझे या फिर हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट हो जो फुलफिल करें। तो आज हम इंटरनेशनल ट्रेड से बिल्कुल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पर नेशनल इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों को सोच समझ करके आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स ऐसी पॉलिटिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करे, ठीक है। इसके अलावा यूएस, यूरोप के साथ में हमारा ट्रेड है वो लिबरलाइज किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, क्योंकि चाइना के इमरजेंस इन दोनों के लिए भी नुकसान वाली चीज़ है। तो वही बात, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सीधी सी बात है। इंडिया आर्ग्यू कर रहा है कि यूएस और चाइना ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी तरफ से लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो इंडिया क्यों पीछे रहे, क्योंकि हमारे पास में भी तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है आज की परिस्थितियों में अगर देखा जाए।
ठीक है, तो इसके लिए देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसमें मोबाइल फ़ोन, मेक इन इंडिया, इन प्रोग्राम्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा ये कदम लिए गए हैं, बड़े सोच समझ करके लिए गए हैं। इसके अलावा इंडिया की जो सेलेक्टिव ट्रेड अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हो, आप ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचे। तो अभी तक की अगर बात करें तो फॉरेन इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ को हमने बड़ा सही तरीके से और सेपरेटली ट्रीट किया है कि हाँ, फॉरेन रिलेशन अलग है, इकोनॉमी अलग है और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अलग है। पर आज की अगर बात की जाए तो भाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, चाहे हमारे डिफेंस सेगमेंट की बात करो, सिक्योरिटी बात करो, इकोनॉमी की बात करो या इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करो, बोले ये तीनों चीज़ें और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनके साथ में जुड़ती हुई इंटीग्रेटेड मैनर में है। मतलब इनको आप सेपरेटली ट्रीट नहीं कर सकते, ये इंटीग्रेटेड हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करने की कोशिशें की हैं, उसी पे हम एफर्ट लगा रहे हैं और उसी के हिसाब से हमारी जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप चल रही है। जियो पॉलिटिक्स में भी हम इसी तरीके से कोalition क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिर वो क्वाड बने या फिर सेकेंड क्वाड बने, हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें कोई खराबी वाली बात है नहीं। तो यह आर्टिकल था, एक अलग ही डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव में हमने समझा और 1990 से लेकर के अभी तक समझा। मैंने कोशिश की कि कैसे भी करके आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द राइट टू पीस। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि 3 जनवरी को जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स के द्वारा कि वो एक अवॉइड करेंगे आर्म रेस को, हथियार बनाने की जो भागदौड़ है उसको रोकेंगे। दूसरा, जो न्यूक्लियर वेपन है उसका प्रोलिफरेशन वो बढ़े नहीं और उससे बचाएं पूरी दुनिया को। ये बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है 3 जनवरी को। परमानेंट 5 मेंबर्स, ये देखो न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। कारण कि ये तो क्लियर है कि एक भी न्यूक्लियर वॉर अगर शुरू होता है तो जीतेगा तो कोई नहीं, हार निश्चित है, बर्बादी निश्चित है। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही दुर्गामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे जो कि नेगेटिव होंगे। तो ऐसे में न्यूक्लियर थ्रेट को एड्रेस करना और इस चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना, बेशक ये बाइंडिंग नहीं है पर कम से कम बात तो की जा रही है, ये अपने आप में अच्छी बात है। देखो 1968 में एनपीटी जब साइन हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, एनपीटी, उसमें भी इसी तरीके की बातें की गई थी कि जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो न्यूक्लियर वेपन को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होने देगी। और इसमें मेन फोकस तो क्या था कि जो अनऑथराइज्ड और अनइंटेंडेड यूज है वो नहीं हो। दैट मीन्स कि हर कहीं पे मन में आए जो अटैक ना कर दे, क्योंकि 1945 में जो एटॉमिक बॉम्ब्स डाले गए थे ना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके अभी तक भी कॉन्सिक्वेंस वहाँ की पुश्तें झेल रही हैं। तो बोलो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा गया, बातें बड़ी प्यारी प्यारी की जा रही हैं। आ जाओ आगे। फिर बात आ जाती है आर्म रेस की। देखो आर्म रेस में बहुत नुकसान होता है। आज इंडिया पाकिस्तान की बात हम कर ले, ज़्यादा दूर क्यों जाए, या फिर यूएस रशिया की बात कर लो कहीं, या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लो। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है ना तो वहाँ पर रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस ऑगमेंटेशन में। जबकि वो पैसा अगर शांति से स्थापित 2 देशों के बीच में अगर देखें तो वो गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने के लिए काम में किया जा सकता है। ऐसी बातें इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी तरफ से बहुत स्टेटमेंट दिए हैं। पर अभी तक भी आपको पता है कि हमें मजबूरन, हमें एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, इतना है विश्वास है कि हम प्रोक्योरमेंट पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे तो 3 तारीख को ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 3 जनवरी को, इसमें क्या क्या बातें कही है वो देखते हैं कि सभी स्टेट्स हैं वो इस तरीके से काम करेंगे कि एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि डिसआर्मामेंट पे फोकस हो। दैट मीन्स हथियारों को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन है उनको लिमिटेड किया जाए या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी है वो प्राइम फोकस है यूनाइटेड नेशन की, तो उसके लिए न्यूक्लियर वेपन और आर्मामेंट जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेट है, तो वो रुकना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेटिक अप्रोचेज हैं, जहां पर 2 कंट्रीज एक दूसरे के साथ बात करें या बहुत सारे कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके साथ में बात करें, तो वो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेंगे।
साथ में अपनी खुद की और जो वर्ल्ड कम्युनिटी की जो आप कह सकते हैं ना एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस है एक दूसरे पे, वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये बताया गया। तीसरा पॉइंट जो स्टेटमेंट में रिलीज हुआ है वो ये कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे की हम इज्जत करें, एक दूसरे के कंसर्न्स को हम समझें, और साथ में बातचीत जो भी हो, नेगोशिएशन जो भी हो, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो कि नुकसान की बात ना करे किसी भी एक पार्टी के लिए। तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट्स रिलीज किए गए। तो ये 3 मेजर स्टेटमेंट जो थे ये बाइंडिंग नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन हुई थी 1968 में, जो कि एनफोर्समेंट में आ गई थी 5 मार्च 1970 को, उसके बेसिस पे अगर देखें तो आज कोविड-19 पेंडेमिक ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को बर्बाद करके छोड़ दिया है, उस परिस्थिति में इस तरीके की स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं एनकरेजिंग हम कंसिडर कर सकते हैं। बट रियलिटी आपको पता है ना, 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन अभी अवेलेबल हैं कुछ हैंडफुल कंट्रीज़ के पास में, जिसमें इंडिया भी एक है। बेशक रशिया और यूएस इनके पास में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आ गया मेरे, चाइना के पास में है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज, इजराइल, इन कंट्रीज के पास में भी ये न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है। अब डर ये है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लग गया तो वो अपनी नापाक करतूतों के चलते पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये तो देखो बातें हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब बात आ जाती है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है अभी करंटली कौन है, वो एंटोनियो गुटरेस, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के, जहां तक मुझे ध्यान है। तो ऐसे में जो न्यूक्लियर एनाहिलेशन का मतलब होता है एक तरीके से बर्बादी, पूरी एकदम सर्वनाश। तो बोला ये न्यूक्लियर एनाहिलेशन है, इसको खत्म कर लेना चाहिए, और एक मिसकैलकुलेशन है ना पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, वही बात है, क्यूबन क्राइसिस क्या था, केवल डिस्ट्रस्ट तो था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, एक छोटा सा डाउट हुआ और डाउट एस्केलेशन में कन्वर्ट हो गया, और अगर वो डाउट बातचीत के बेसिस पर रिजॉल्व नहीं होता तो कितना ज़्यादा डिजास्टर हो सकता था। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है या फिर वो न्यूक्लियर वॉर ही कन्वर्ट हो सकता था। तो यहाँ पर जो एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से 6 फ्रंट्स पे इंपॉर्टेंट कदम उठाने के लिए बोला है कि कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं पूरी दुनिया में। पहला, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़े, जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनको ख़त्म करें। दूसरा, इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो एग्री करें कि वो ट्रांसपेरेंसी और डायलॉग बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं बोल दिया कुछ और कर दिया कुछ और, बातें जो बोली जाए वो की जाए। थर्ड, इन्होंने सजेशन दिया है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर क्राइसिस की तरफ ना बढ़ जाए, कारण कि मिडिल ईस्ट और एशिया में जिस तरीके से टेंशन्स क्रिएट हो रही है उसको टैकल करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, अब एशिया क्यों, यूक्रेन वाला ले लो ना आप, लेटेस्ट ही, आ जाओ फिर यूरेशिया की बात कर लो। फिर फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला कि ग्लोबल बॉडीज हैं जो कि इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को रोके, या जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जो कि यूएन के लिए न्यूक्लियर वॉचडॉग भी बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके की एजेंसीज को स्ट्रेंथन करो जिससे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। पांचवा सजेशन है इनका कि एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है अवेलेबल तो इसको पीसफुल यूसेज में हमें फोकस करना चाहिए, जैसे एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर ली ऐसे, या फिर रिसर्च में काम में ले लिया, ऐसा नहीं, या फिर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक एनर्जी काम में आ सकती है। तो बोले एक दूसरे को बर्बाद करने के बजाय हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और फिर छठा जो सजेशन है वो ये कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, कम से कम यंग लोग हैं, उनको ये दिमाग में सेट करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन है वो एलिमिनेट होने चाहिए, और साथ में जब ये न्यूक्लियर वेपन खत्म हो तो सबको जो एक अधिकार है, दैट इज राइट टू पीस, शांति से जिंदगी जीने का अधिकार, वो अधिकार सबका प्रिजर्व रहना चाहिए। तो सबको ये अधिकार मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का भी यही कहना था कि कैसे भी हो सब लोग साथ में मिलकर के काम करें, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करे, किसी भी डिसिप्लिन से। तो पीस जो है, शांति का जो अधिकार है, वो सबका प्रिजर्व्ड है और बना रहना चाहिए। बस बाकी इन्हीं चीज़ों को फिर रिपीट किया जा रहा है। फिर आगे देखो, जस्टिस ऑलिवर वेंडल होम्स जूनियर, उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। शिक्षा में शांति, पीस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जिसमें आप पूरी दुनिया, मतलब पूरे इस ग्रह प्लेनेट की बात करो, चाहे ग्लोबल
पोजीशन की बात करो या फिर सुप्रा नेशनल एजुकेशन की बात करो, नेशनल, लोकल, सोशल, हर एक लेवल पे जो एजुकेशन हो वहाँ पर पीस के लिए फोकस किया जाना चाहिए। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात बेटी रियरडन ने भी कही कि हमारा जनरल पर्पस क्या है पीस एजुकेशन का, कि एक ऐसा डेवलपमेंटल सेगमेंट हम तैयार करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर हाँ इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका विवेक जो ग्लोबल सिटीजन है वो एटीट्यूड के साथ में चले। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मैं भारत का हूँ, तू अमेरिकन या तू ऑस्ट्रेलियन या तू पाकिस्तानी, या फिर कोई दूसरा सिटीजन ये सोचे कि ये तो इंडियन है या फिर कुछ और उल्टे सीधे वर्ड हमारे लिए बोले। तो इस तरीके की सिचुएशन को हमें ठीक करना होगा। दैट मीन्स ग्लोबल सिटीजनशिप जो है उसमें एक ऐसा आइडिया फ्लो होना चाहिए जिससे पीस का काम हो। प्रेजेंट ह्यूमन कंडीशंस है, प्रेजेंट जो सोशल स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पेरेटिव्स को हमें ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में देखो परिवर्तन हमेशा स्थायित्व लेकर के आता है, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी बस वही रिपीट हो रही है घूम फिर के, ठीक है ना। निगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, ऐसे में कहा ये एक तरीके का फिलोसॉफिकल ऐसे टाइप है ये पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें कुछ फैक्ट्स भी बताई हैं और यहाँ पर कुछ फिलोसॉफिकल कोटेशन भी देते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं पीस के ऊपर। पीस का आर्टिकल आ गया पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे फिलोसॉफिकल एसेज लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोटेशन आने चाहिए, आपको वर्ड यूज़ करने आने चाहिए, आपको अपना फील इस तरीके से बनाना है कि अब यहाँ पर देखो हर एक पॉइंट में चीज़ क्या आ रही है घूम फिर के, पीस। इसका मतलब ऐसे में भी तो हमें यही तो देखना होता है कि ऐसे की जो हेडिंग है उस थीम को हम मिस ना कर दें, और वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने कंटिन्यूटी में बनाई रखी है। तो बड़ी शानदार चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है इस आर्टिकल में, ठीक है। साथ में सोचने का तरीका है उसको बदला जा सकता है, पूरी दुनिया के लिए हमारा नज़रिया क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे रिश्ते बना करके रखते हैं, पब्लिक ऑर्डर कैसा है, इनमें हमें एजुकेशन के थ्रू इनकलकेट करना चाहिए कि राइट टू पीस ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज अगर देखें तो हमारी पूरी दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेंट या फिर पास्ट में कोई चेंज आया है वो इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट था, ठीक है, राज्य का बनना। तो ऐसे में ह्यूमन सोसाइटी में अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, उसमें कोई बदलाव लाए जाएं, तो वो भी अपने आप में नेशन स्टेट जिस तरीके से इमर्ज हुए थे उससे कम नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक राइटर हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ पहले। बुक का नाम है क्रिटिकल पीस एजुकेशन एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। ये बुक लिखी गई है रीटा वर्मा के द्वारा 2017 में। इनके द्वारा सजेशन दिया गया कि राइट टू पीस कैसे इंश्योर किया जा सकता है, या कोई भी हमें काम करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो पीस एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि हमें निगेटिविटी को ख़त्म करना होगा, ठीक है ना। कि जो हमें निगेटिविटी है उसको पहले समझो कि हमारे समाज में कैसी नकारात्मकता फैली हुई है। पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब अगर कोई आपको अपना सच्चाई का आईना दिखाए तो वो आईना देखो कि हमारे समाज में असमानताएं हैं, हमारे समाज की वास्तविकता क्या है, ये समझो। समझ लिया? अब आ जाओ ऐसे स्पेसेस या ऐसी प्लेसेस या ऐसे एरियाज आप एक्सप्लोर करो जहां पर इन रियलिटीज को हम चैलेंज कर सकें। दैट मीन्स ऐसी परिस्थितियां बनाओ जहां पर हमारे समाज की नकारात्मकता को हम क्वेश्चन कर सके कि ऐसा क्यों है भाई। अब आपने क्वेश्चन कर दिया तो क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर पता पड़ेगा कि क्या उसके पीछे रैशनल्स हैं। और वाकई में कुछ आर्ग्यूमेंट है जो कि सॉलिड है तो आप क्या मानोगे, नेगेटिविटी जो चल रही है चलो ठीक है। पर वो जब नेगेटिविटी साबित हो गई तो अब आपको क्या करना होगा, एक्शन। दैट मीन्स आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जिसके चलते वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ नेगेटिविटी, नंबर 2 इज creation or recognition of the space at which we can challenge the negativity and the realities of the society. नंबर 3, जब चैलेंज करने का मौका आ गया तो एक्शन भी ले ही लो। तो ये 3 चीजें जब आप कर लोगे और ये चीज अगर हम पीस एजुकेशन के थ्रू अगर हमारे समाज में फैलाएंगे तो कितनी शांति स्थापित करना पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से आप कह सकते हो कि सेक्रेटरी जो काम करते हैं ना, सचिव,
उसी तरीके से बोला क्रिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे यहाँ पर रीटा वर्मा ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि लोगों को अलग अलग कार्यक्रमों के थ्रू, अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी खुद की जो गड़बड़ियां हैं हमारे समाज की, उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटीज़, अलग अलग प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हमें इस क्रिटिकल सेक्रेटरीज, ये तो रीटा वर्मा तो खुद एक क्रिटिकल सेक्रेटरी रही हमारे समाज की को क्रिटिसाइज करने में, तो ऐसे में हमें सबको एक क्रिटिकल सेक्रेटरीज के तौर पे एक पीपल्स मूवमेंट बनाना चाहिए, जिसमें सब लोग साथ मिलकर के सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी की बात करें, प्रॉस्पेरिटी, पीस की बात करें। गांधी जी बहुत ही खुश होते अगर वो 1984 के रेजोल्यूशन को वो सुन पाते, समझते। कारण कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लिया गया था 39/11 12 नवंबर 1984 को, जिसमें ये कहा था कि इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक अधिकार है, दैट इज राइट टू पीस, शांति के साथ जिंदगी जीना। ठीक है, और ये राइट है वो प्रिजर्व भी होना चाहिए, और प्रिजर्वेशन के लिए प्रॉपरली सब लोग, सारे देश, सभी स्टेट, सारे राज्य मिलकर के काम करें। ये रेजोल्यूशन लिया गया था। इस रेजोल्यूशन के बाद में इसको बोला गया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 53 क्लॉज 243B। ठीक है, फिर उसके बाद में कल्चरल पीस, कल्चरल एंगेजमेंट, वो 1999 में भी गांधी जी की लेगेसी वही बात है कि मेरा घर है वो हमेशा खुला है उन सभी हवाओं के लिए जो मेरे घर में कुछ परिवर्तन लेकर के आती है, पर हाँ, मैं मेरे घर की जो मेरी संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी कमजोर नहीं रखूंगा कि बाहरी संस्कृति आकर के मेरी संस्कृति को बदल दे। ठीक है, अपडेट जरूर करूंगा, मेरे में कमियां हैं उसको मैं जरूर करेक्ट करूंगा। तो बोले इग्नोरेंस की जो आइडिया है ना, जो हम वाकई में चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसे हमें छोड़ना होगा। सोशल इनडिफरेंसेस हैं उनको हटाना होगा। ज़रूरत है तो वो क्या, आज के टाइम पर कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आने की। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा पीस से संबंधित। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है द रूम टू ग्रो। देखो इस आर्टिकल में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया जा रहा है सौगत भट्टाचार्य के द्वारा। देखो इस आर्टिकल को आप एक बार खुद से कर लोगे, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जिनको अब आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में आंसर राइटिंग में। कारण क्योंकि इसमें रेफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना, तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और चीज़ें वही है जो हमने पहले कभी ना कभी बात की है। तो एक बार इस पर आप रीडिंग खुद से मारोगे। यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो आपको जीडीपी और जीवीए, ये रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। जीडीपी एंड जीवीए, ये रिलेशनशिप आप एक बार खुद से पढ़ोगे और कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं देखें किस किस को कितना क्या डीप नॉलेज है। दूसरा, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़, आईएमएफ के द्वारा एक मैगजीन और एक आउटलुक रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि साल में 2 बार रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने वाली है, ठीक है जी। चाइना का स्लो डाउन, हाइड्रोकार्बन का ये राइज, ये सारा हम बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पर एक आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ी सी ठीक हुई है अभी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, क्या थी या क्या है वो समझे। इसमें क्या है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं, उनको उधार बैंकों ने इतना दे रखा है कि बस पूछो मत। उनको इतनी लाइबिलिटी है उनके ऊपर कि वो ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट चुकाते रहो, कितना ही लंबा टाइम निकल जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम हो गई हो ये। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बैंक जो हैं उनके लिए भी एनपीएस लगातार बढ़ गए, बैड लोन बढ़ गए। तो एक तरफ तो बैंक है वो क्राइसिस में है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी क्राइसिस में है। बैंक इसलिए क्राइसिस में है कि कॉर्पोरेट सेक्टर उनको रिटर्न पैसा नहीं दे पा रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है कि यार हमने इतना लोन ले लिया कि अब हम चुका भी नहीं पा रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं हो रही है, और हमें थोड़ा सा और पैसा मिल जाए तो काम हो जाए। तो इस केस में बैंक है वो लोन देने से मना करेंगे कि नहीं, यार तुम लोग पहले का दिया हुआ तो रिटर्न कर दो भाई, ठीक है। तो इस केस में ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, वो भी क्या बोल रहे हैं, बोला थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट वही चीज़ है, चैलेंजेस अभी कम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स का राइज होना, आपको पता है ना कि जिस तरीके से यूएस का फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। एमएसएमई सेगमेंट पे भी देखो इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान दिया गया है कि हमारे देश में जितना जीवीए है, ठीक है, उसका लगभग 33% तो एमएसएमई से आता है। और जबकि आपको एम्प्लॉयमेंट की बात भी करो तो इस केस में एमएसएमईज को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप इसको ज़रूर देखोगे। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि इस तरीके से पैसा खर्च करना जिससे कि
आप लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू गेन कर सको। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आप खुद से देखोगे जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि इसमें अपडेट है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, चीजें वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।